हिजरा। अरे ये तो गे है गाइस। हम लोग के समाज में ये जो वर्ड है इसको हम लोग बहुत हम लोग सोसाइटी में बहुत बुरे तरीके से देखते हैं। वो रेस्पॉन्स रिएक्शन बहुत ख़राब होता है। आज इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वाइसन संगवाल एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द टाइसन टॉक शो। सो आज हमारे साथ जो गेस्ट है, शी इज़ अ बॉलीवुड स्टार, शी इज़ अ बेली डांसर, none other than Bella Dera Tamin. So, first of all, I would like to welcome you to our talk show. So, Thank you. yes. So, before that, we would like to appreciate our costume partner. So, आज मैं जो पहन रहा हूँ कपड़ा, ये it is designed by our own मिली इंदिरा दांगो। सो इस कपड़ा ब्रांड का नाम है इंदिरा। ये जो मैं कस्ट्यूम पहन रहा हूँ ये इरी निशी ट्रेडिशनल वेस्ट कोट है। एंड इसका खासियत क्या है, पीछे पे देखिए मेरा फ्रेंड, पीछे पे बोपा है बीच से बनाया हुआ। एंड जो बेला मैम पहन रहा है वो भी इट इज़ डिज़ाइन बाय आवर ओन मिली इंदिरा दांगो मैम। सो आप बहुत अच्छे लग रहे हो वो ड्रेस पे। Thank you so much. यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी हमारे ऑडियंस को, व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस करें। ओके, मेरा नाम बेला देरा थामीन है और मैं अरुणाचल प्रदेश की अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो से बिलोंग करती हूँ, टागिन ट्राइब। और मैं एक छोटे से गांव से हूँ जिसमें कोई डेवलप है नहीं, कुछ भी है नहीं। जैसे कि आप लोगों को पता है अरुणाचल पे भी बहुत चीज़ें का भेदभाव चलता है। और क्या बोल रहा हूँ, आप अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हो? मैं फ़िलहाल अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी आई डू बेली डांसिंग और मेरा काम चल रहा है मुंबई में से, सो मैं करती हूँ। सो आपका डांसिंग करियर कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? ओके, मेरी डांसिंग करियर कब शुरू हुआ, जब मैं बहुत छोटी थी। आई वॉज़ क्लास 2 और मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने स्कूल पे टीचर्स डे में डांस किया था। किया था उस टाइम बोल सकती हूँ, लेकिन अभी किया थी तब बहुत चीज़ें मतलब मैंने फेस करने को मिला। और मैं जब क्लास 2 में थी और बहुत छोटी थी, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। और मुझे जस्ट डांस मुझे अच्छा लगता था और मैं बस डांस करते गई उस टाइम। और क्लास 2 में जब मैंने स्टार्ट किए थे डांस स्कूल में टीचर्स डे में, सब बहुत लोगों की बहुत गंदी रिस्पांस आई, कोई पॉजिटिव आई नहीं। पॉजिटिव बस मेरी फैमिली से आई थी, मेरे मम्मी और पापा से। और बाकी जैसे कि आपको पता है कि समाज में कैसे रिएक्ट करते हैं जब अगर कोई एक लड़का लड़की डांस करते हैं या एक लड़का लड़की डांस करते हैं, या मतलब ऑपोजिट चीज़ें अगर करते हैं तो बहुत चीज़ें बहुत नेगेटिव चीज़ें आती हैं। तो मेरी भी वैसे ही सेम वैसे ही हुआ है बचपन में। और धीरे धीरे करके मैंने डांस को एक्चुअली मैंने कभी फोकस किया नहीं। मैंने जस्ट सोचा कि अभी नॉर्मली कर लेती हूँ। क्लास 2 के बाद मैंने क्लास 3 क्लास 4 में मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि बहुत गंदा रिस्पॉन्स आए थे, लोग चिढ़ाते थे मेरे को। फिर क्लास 5 में मैंने एक फ्रेंड ने लड़की थी वो, मतलब लड़की है अभी भी है, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारा हमने देखा था क्लास 2 में डांस बहुत अच्छी थी, करना एक। तो मैंने शकीरा सॉन्ग पे डांस किए थे और वो भी टीचर्स डे में थे। तो सबको पसंद आया बहुत, और टीचर भी एक दो ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया कि बाप रे तू सांप की तरह डांस करते ये वो। तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या डांस कर रही हूँ। और उसके बाद मुझे लगा कि लोग मुझे शकीरा क्यों बोल रही है, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था हमारे अभी आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरनेट का प्रॉब्लम होती है, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं होती, अब भी चालू होने लगा अरुणाचल में भी, कैपिटल में। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि शकीरा क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्यों मुझे बोला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि शकीरा शायद कोई एनिमल्स का नाम होंगे, ऐसा वैसा। क्योंकि कोई मुझे सांप बोलते थे, कोई शकीरा, तो मुझे लगता है कि शकीरा कोई एनिमल का नाम होंगे। तो उसके बाद जब मैं क्लास 9 में पहुंची तो थोड़ा मैंने देखा शकीरा का चीज़ें जैसे ग्रो करते गए। तो फिर मैंने शकीरा का वीडियो देखा, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये तो मैं भी करती हूँ। तो उसके बाद से मेरा जर्नी चालू हुआ कि जो मैं डांस कर रही हूँ तो वो बेली डांसिंग है। तो उससे पहले मेरे को कुछ नहीं पता तब था। आपको क्लास 9 पे रियलाइज़ हुआ कि आप जो कर रहे हो वो बेली डांसर है। जी। सो जो आपने जैसे कि यू हैव बीन टू
मैनी रियलिटी शोज जो कि नेशनल टीवी पे है, जी। तो वहाँ पे आप कुछ प्रोफेशनली आप कोचिंग लेके कभी गया कि डायरेक्ट आप विदाउट कोचिंग ऐसे डायरेक्ट वो किया? जी, एक्चुअली क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो। तो वहाँ तो डांस का तो ए दी क्या कुछ भी नहीं, डांस का कुछ भी किसी को कुछ पता ही नहीं है। वहाँ अगर कोई म्यूज़िक में अगर हाथ पैर हिला लिया तो वो डांस है बस, और कुछ नहीं। तो अभी जस्ट डेवलप होने लगा, जैसे कि आप लोगों को पता, अभी से ही सब चीज़ें चलने लगा है। डांस क्या है, हिप हॉप डांस क्या है, बेली डांस क्या है, कंटेम्प्रेरी क्या है, क्लासिकल क्या है, कथक क्या है, अभी से लोगों को पता चलने लगा। तो उस टाइम जब मुझे पता चला कि बेली डांसिंग का ये सब चीज़ें, तो फिर मैंने डांस इंस्टीट्यूट तो हम लोग के यहाँ पे बिल्कुल है नहीं। अभी भी कैपिटल में 3-4 ही होंगे, इतना भी होंगे वो भी नहीं। रिसेंटली जी 1-2 साल पहले हुआ। जी, वो भी 1-2 साल ही पहले हुए हैं। और इतना भी वहाँ के जो मास्टर, वो भी आई थिंक सीख के ही रिसेंटली आया होगा, ऐसा नहीं कि वो लोग पहले से ही जानते नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करना पड़ा अपने गांव में, क्योंकि डांस का कुछ पता ही नहीं है। अभी मैं कुछ भी बीट पे मैं कमर हिला देती थी। और उसके बाद जब मैं रियलिटी शो में परफॉर्मेंस करने के लिए मेरे को ऑडिशन में सिलेक्ट किया गया था, तो वो भी बस इस बेस में था कि मैं जस्ट बीट पे डांस करती हूँ, कमर एकदम बीट पे मैं हिलाती हूँ, बीट पे मैं हर पकड़ती हूँ अपना कमर, मतलब मैं कंट्रोल पे रहती थी मेरी कमर बहुत सॉन्ग पे। तो इस वेस में मेरे को सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि बेली डांस बहुत टफ है और इसमें आई थिंक लर्न करना ज़रूरी है। ऐसे ही नॉर्मली बहुत टफ होगी। तो विदाउट मैं टीचिंग का, विदाउट मैं लर्निंग का, मैंने कभी भी रियलिटी शो में नहीं गई, और अभी मैंने सीखा नहीं है, ऐसे ही मतलब नॉर्मली हो गई। विदाउट टेकिंग एनी प्रोफेशनल कोचिंग कर बिना करे ही आप गए? जी, बिना विदाउट लर्निंग का मेरा मतलब जर्नी चालू हुआ है। सो अभी एनी प्लानिंग कि अभी लेगा कि ऐसे यू आर फाइन? लाइक क्या? लाइक अभी कुछ प्लानिंग है आपका कि आई हैव टू, हमको लेना है कोचिंग, या तो आप ठीक है? ओके, मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि इंसान को सीखना बहुत ज़रूरी है, भले ही आप उसका मास्टर क्यों ना हो। सीख चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती है। आपको हर चीज़ जैसे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट हो, डिज़ाइनर हो, या आप डांसिंग फील्ड में हो, या सिंगिंग फील्ड में हो, तो मुझे लगता है कि आप अगर आप स्टॉप कर दोगे सीखना, तो ये बहुत आपका नुकसान होने वाला है। क्योंकि अभी का टाइम में एक से एक टैलेंट बहुत है, और एक से एक न्यू चीज़ें बहुत आ रही है। तो मुझे भी एक्चुअली बेली डांसिंग लर्न करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और बहुत इम्प्रूव करनी चाहिए। चाहे वो एक्सप्रेशन बोलो, चाहे वो डांसिंग। बेली डांसिंग में भी ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्म है। बेली डांसिंग में भी बहुत सारी फॉर्म होती है। उसमें बेली डांसिंग का कंटेम होती है, बेली डांसिंग का कटक होती है, बेली डांसिंग का फॉल होती है। तो बहुत बेली डांसिंग का भी बहुत सारे फॉर्म हैं। तो आई थिंक मुझे सीखनी चाहिए अगर हमारी अरुणाचल को और प्राउड फील करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेरा कि अभी मैं मुंबई में हूँ, और मुंबई में आपको आई थिंक किसी को नहीं पता होगा मुंबई में कितना बिजी लाइफ है। तो अभी मैं भी ट्राई करूँगी सीखने के लिए बेली डांसिंग और अच्छे से। और आई थिंक बहुत लोग ये चाहते हैं कि मैं और भी डांस फॉर्म सीखे, जैसे कि कथक हो गई, हिप हॉप होगी, कंटेम हो गई, क्लासिकल हो गई। बहुत लोग मुझे मेरे यूट्यूब में भी बहुत कमेंट्स करते हैं कि आप कोई और डांस फॉर्म क्यों नहीं सीखती हो, क्यों नहीं करते हो। तो उसका रीज़न बस यही है कि सीखने के लिए आई हैव नो टाइम नहीं है, इतना मैं कह सकती हूँ। अब मैं इतने में बड़ी सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ कि सीखने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा मेरा लाइफ हो गया कि टाइम ही नहीं मिल रही है, इसलिए। और अभी मैं सोच रही हूँ कि टाइम निकाल के सीखूँ। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि एक छोटा सा गांव से, मैं छोटा डिस्ट्रिक्ट से मुंबई पहुंचना, इट्स नॉट इजी। सो आपका सफ़र कैसे रहा वो? कहाँ से कहाँ तक? लाइक फ्रॉम जो हमारे अरुणाचल से लेके मुंबई तक का सफ़र कैसे रहा? जी, अगर मैं डिटेली अगर एक बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं कट करके बताती हूँ। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, मे बी 8 years, क्योंकि 8 years तक मेरी स्ट्रगल मेरा चालू रहा।
और 7 ईयर्स 8 ईयर्स मतलब 1 साल तो मैं दापोरिजो में ही मेरा ईटानगर में ही मेरा ट्रैवलिंग का ये सब स्ट्रगल रहा। एंड 7 ईयर्स के बाद मैं रिटर्न कम बैक अरुणाचल में आई हूँ। तो बहुत लंबा प्रोसेस है ये मेरी स्ट्रगल जो अभी आप बेला देख रहे हो। दापोरिजो से लेके मुंबई तक सफ़र बहुत टफ रहा मेरे लिए। जब दापोरिजो से मैं निकली थी मैं जब घर से निकलने के टाइम में मेरे मम्मी पापा बड़े भाई और छोटे भाई से मैंने अच्छे से हम बैठ के अच्छे से बात मैंने की है। और मैंने मम्मी पापा को भी ये बोला कि मम्मी पापा मेरा दिल दिमाग कभी ये नहीं मान रहा कि मैं जॉब करूँ, ऑफिस जाओ, एक रजिस्ट्रेशन पकड़ के फाइल पकड़ के मैं ऑफिस जाऊँ और वहाँ से सुबह 8-9 बजे जाओ, 10 बजे ऑफिस जाओ, फिर वहाँ से मैं शाम को 5-6 बजे घर पे आओ और महीने का 30-40 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख ऐसा मेरा सैलरी अगर हो कि मैं हर महीने ऐसे कमाऊँ, वो मेरे से होगा नहीं। हर महीने को मेरा 1-2 तारीख का मैं वेट करूँगी मेरा सैलरी का। और मैं वही मेरा रोज़ का मेरा वैसा मेरा दिल दिमाग मेरा मान नहीं रहा। और यही चीज़ें मैंने मम्मी पापा को मैंने अच्छे से मैंने बात किया है। एंड मम्मी पापा ने मेरे को ये पूछा कि तुमको क्या मतलब करना चाहते हो। कि आई वाज लाइक मैं क्लास 9 में थी था, 9 का एग्ज़ाम दे चुकी थी मैं, 9 का वैकेशन में। तो मम्मी पापा ने मुझे बोला कि क्या करना है तुमको। फिर आई वाज लाइक मेरे को मेरा खुद का ऑन होना है हर चीज़ें, जैसे कि खुद का ऑन लोग मुझे पूछे और मेरे को वो साइट में अप्रिशिएट मिलना चाहिए मेरे ऊपर, वो को अच्छा लगना चाहिए कि ये क्या कर रही है, मेरी तारीफ़ होनी चाहिए कि ये जो कर रही है अच्छी कर रही है। और मेरा ऑन अर्निंग होनी चाहिए, जैसे कि अभी मैं डांस करती हूँ, मैं पैसे कमाती हूँ, तो ये सब मेरा ऑन है। जब मैं चाहूँ करूँ, जब मैं ना चाहूँ मैं नहीं करूँ। जिस दिन मेरा तबीयत सही होगा मैं करूँगी, जिस दिन तबीयत सही नहीं होगा मैं नहीं करूँगी। तो मैं ये मेरा बचपन से ड्रीम था कि मेरा खुद का हर चीज़ ऑन होना है। ऐसा नहीं है कि मैं जॉब पे जाके ये करना वो करना। तो मम्मी पापा से मेरा यही मेरा बात हुई थी। एंड मम्मी पापा ने बोले ठीक है तुमको जो करना है। तो मैंने ये भी बोला था कि मेरे का खुद का ऑन बिजनेस या कुछ भी खुद का ऑन होना है हर चीज़, अगर अर्निंग करना है तो किसी का अंडर काम करके मैं नहीं कर सकती। तो यही था। और फिर मम्मी पापा ने बोले ठीक है तुमको जो करना है तुम करो। तो आई वाज लाइक मैं थोड़ी फेमिनाइज था और बहुत चीज़ें मेरे को सुनने को मिलता था। और अभी आप लोगों को पता है अरुणाचल के लोग और डिस्ट्रिक्ट में जो बैकग्राउंड बहुत बहुत होता है माइंडसेट लोगों का। सो उसके बाद मैं दापोरिजो से जब मैं निकली थी तब मैं ऐसे ही नहीं निकली थी दापोरिजो से। मैं मेले में डांस करके निकली थी। मेले में मतलब कि हम लोग के वहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट पे या कैपिटल में भी आप लोग को पता है मेला आता है, जिसमें सर्कस होता है, जिसमें मोट का कुआं होता है ना, वो राउंड राउंड वो जिसमें गाड़ियाँ घूमते हैं। और दूसरी चीज़ें डांस का भी होता है जो चक्करी होता है। तो मेला जब दापोरिजो में आया था मेरा वैकेशन था, तो मैं जब मेला में डांस देखने गई थी तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड ये लोग कितना मतलब अच्छा डांस नहीं कर रहा है। तो मैंने वही कांटेक्ट किया, वहाँ से ऑनर से बात किया। फिर मैंने मेला में डांस किया 1 हफ्ता। एंड तब बहुत पैसा मिला आपको? जी वहाँ फर्स्ट अर्निंग और जी वहाँ मेरा फर्स्ट अर्निंग था। वहाँ मेरे को बहुत सुनने को मिला, मेरे चाचा अंकल आंटी हर कोई बोलने लगा कि मम्मी पापा को तुम्हारा बच्चा क्या काम कर रहे हैं, मेला में जाके डांस कर रहे हैं, नाक कटवा दिया, क्या कर रहे हो, लड़की बन के डांस कर रही है, बहुत चीज़ें मेरे को सुनने को मिला वहाँ। और वहाँ मेरा फर्स्ट अर्निंग था 700 पर डे का। और पर डे में तुमको जितना भी लोग टिकट कट के आके देखेगा उतना तेरे को डांस करना है। तो 700 मेरा फर्स्ट अर्निंग था उस टाइम। और बहुत नेगेटिव चीज़ों को बचपन से ही लेके अभी तक मतलब कि जब मैंने सक्सेस जब पाई अपने शरीर को लेके, तब से पहले बहुत चीज़ें का मेरे को प्रॉब्लम फेस करने मिला, घर से लेके वहाँ तक। एंड जब 700 मेरा अर्निंग हुआ था मम्मी को जाके मैंने दिया। एंड मम्मी ने बोला कि कहाँ से लेके आया। मैंने बोला मेला में डांस करी। मम्मी वाज लाइक क्या? तो पापा क्या?
मेला में डांस करे, भाई सब मेरे ऊपर चिढ़ने लग गए। तो मेरे को कोई शर्म फील नहीं हुआ था, और मेरे को कोई सेम या मतलब मुझे लगा था कि यार ये मेरा काम है और मेरे को करना है, वैकेशन था, कुछ करने को नहीं था। उसके बाद से मेरा जर्नी चालू हुआ। हर एक रास्ते में मेरे को सुनने को मिलता था। सो आप मुंबई में अकेले बैठती हो कि कोई साथ में बैठते हैं? जी, मुंबई में मैं अकेले रहती हूँ, एंड मेरे साथ मेरे डॉगीज रहते हैं, और कोई नहीं। सो हाउ डू यू मैनेज योर वर्क? यस, इसी रीज़न कारण से मेरे को सीखने को बहुत टाइम नहीं मिलता है। जब मेरी डॉगी जब घर पे अकेले होता है, तो मेरे काम वाली आंटी है, वो उसका ख्याल रखती हैं। और जब मैं घर पे होती है तो मेरी डॉगीज़ मेरे साथ रहते हैं, और बहुत प्रॉब्लम होती है अकेला सिंगल रहना। आपको अपना खाना पीना ध्यान रखना, काम का ध्यान रखना, फैमिली को देखना, अपने आप को मेंटेन रखना बहुत डिफ़िकल्ट होती है। सो ओके, सो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछने का आगे हम अभी MCQ राउंड बोलते हैं इसको। जी। सो हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा, सो आपको एक चूज़ करना है। जी। सो चलाए, आप कौन सा खाना ज़्यादा प्रीफर करता है, अरुणाचल या महाराष्ट्र? मैं अरुणाचल। अरुणाचल जी, So, अरुणाचल- सपने में भी आती है अरुणाचल फूड मेरा। जब मैं मुंबई में थी, तब मैं स्ट्रगल बहुत कर रही थी, मम्मी पापा को भी बोल नहीं सकते थे कि मैं क्या कर रही थी। तो मैं सपने में भी मेरी बैम्बू टेंगा, बैम्बू सूट और सूखा हुआ बैम्बू, वो सब मेरे सपने में आती थी। एंड आई वाज लाइक, जब मैं उठ जाती थी तो मैं देखती थी कि ओ माय गॉड ये सपना है। और मम्मी को जब मैं कॉल करती थी तो मम्मी बोलती थी कि ओके कोई बात नहीं, हम लोग भेजेंगे ये वो। बट उस टाइम में बहुत स्ट्रगल था, मैं मुंबई में सेट नहीं थी, मैं इधर उधर, कभी पटना, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, ऐसी थी। तो मेरा प्रॉपर एड्रेस नहीं थी उस टाइम, तो मम्मी लोग भी भेज नहीं पाती थी मेरी। ओके, सो आप ज़्यादातर अरुणाचल फूड ही प्रेफर करते हैं? जी। सो एनी लाइक पर्टिकुलर अरुणाचली फूड जिसको आप बहुत पसंद करता है? सबको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं मुझे सबसे अच्छा लगता है Yes. मुझे सबसे अच्छा लगता है प्याक, जो बीन से बनता है, जो बीन को सरा के बनाते हैं। हाँ, तो उसको हम लोग के लैंग्वेज में प्याक बोलते हैं। तो मुझे प्याक बहुत पसंद है, ड्राई मीट के साथ बना के खाना। एंड दूसरी चीज़ है जो आपाटानी ट्राइब का जो एक फूड है, पिकी पिला, वो दोनों मुझे बहुत पसंद है। एंड करेला जो होता है वो बॉईल करके खाना मुझे बहुत पसंद है। जी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग था आपका चॉइस। जी। सो सेकंड कोई ऑप्शन है आपका MCQ, विच फ्रेंड, आप कौन सा प्रीफर करता है फ्रेंडशिप जोन में, आप मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड? फ्रेंड एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो फीमेल ही थी सब मेरी फ्रेंड। मेल मैंने कभी किया नहीं फ्रेंडशिप, गलती से एक दो होगा, गलती से, क्योंकि मैंने बचपन में तो बहुत लोग मजाक उड़ा देते मेल मेरा। एंड जब बड़ी हुई तो मेल लोग मेरे को लाइन मारना चालू हो गया। बी ए फ्रैंक, मैं फ्रैंकली बात कर रही हूँ। मेल फ्रेंड मेरा प्रिपेयर मैं करूँगी भी तो कोई बनता नहीं है, फीमेल तो बहुत बन जाता है। जी, तो मैं फीमेल वो करना चाहूँगी। ओके, सो द थर्ड वन इज, आप किसको चुनेंगे इफ़ यू आर गिवन ए चॉइस, पेरेंट्स, डांस? मैं अगर फ्रैंकली मैं बात करूँ तो मैं दोनों को चॉइस करना चाहूँगी, क्योंकि दोनों की ही वजह से मैं इस दुनिया में सर्वाइव कर पा रही हूँ, जी पा रही हूँ। यस। ओके, द लास्ट वन, यस। सिंगल और इन रिलेशनशिप? Nowadays yes single. ओके, सो दिस वाज MCQ एंड अभी फिर क्वेश्चन आंसर राउंड पे आते हैं। जी। सो आप बचपन से कौन से ड्रेसिंग में, जैसे कि आप बचपन से ही लाइक लड़की कपड़ा पहनता था कि लाइक बोर्न होने का बाद? ओके, जब मैं छोटी थी 13 ईयर्स तक मैंने बॉयज़ ड्रेस पहनी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। सो मुझे नहीं पसंद था, इसलिए मम्मी पापा
और भाई लोग जो मेरे को सजेस्ट कर देते मैं वो चीज़ें फॉलो करती थी। लेकिन मुझे बारबी डॉल बहुत पसंद थी और कपड़े भी वही बॉयज़ कपड़े पहनते थे क्योंकि मम्मी पापा मेरे को प्रिपेयर करके देते थे। तो इसलिए जब से मेरे को पता चला कि मैं डिफरेंट हूँ, डिफरेंट मतलब कि जब एक बॉडी चेंजेस आती है एक मेल और फीमेल में आफ्टर 13-14 ईयर्स में बॉडी चेंजेस होती है और अक्ल भी तभी आता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तब तभी से मेरे को समझ आया कि मेरे को क्या पसंद है नहीं पसंद है। तभी से गर्ल्स कपड़े मेरे को थोड़ा अट्रैक्ट करने लगा और बचपन से ही था, लेकिन तभी से मैं गर्ल कपड़े बाई करने लगा अपने पैसों से और अपने चॉइस से मैं बाल लंबे करने लगा क्योंकि मेरी फैमिली वाले मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो कोई फैमिली वाला से कोई प्रॉब्लम नहीं था आप जब आप बाल पालना शुरू किया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिया फैमिली वाले से? जी जब मेरा बाल ग्रो करने लगा था मेरे पापा मम्मी तो मेरे को एक ही बार बोला था कि बाल तुम क्यों लंबा रख रहे हो, अच्छा नहीं दिखता है। तो आई वॉज लाइक क्या मम्मी पापा का, मैंने बोला कि मेरे को अच्छा लगता है जब मैं डांस करती तो बाल होना अच्छा है। तो मम्मी पापा तो मेरे को समझते हैं क्योंकि उसको पता कि घर पे लड़की बेटी है नहीं। तो मम्मी पापा मेरे को मैं जो भी करते थे हैप्पी है एंड बड़े भाई और छोटे भाई भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, सोसाइटी एंड जितने भी रिलेटिव्स हैं, अंकल आंटी चाचा भाई मामा पड़ोसिया सब बोल रहे थे कि भाई को भी, भाई के दोस्त लोग भी भाई को बोलते थे कि तुम्हारे भैया क्या कर रहे हैं, वो ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, बाल क्यों रखे हैं, लड़कियों की डांस क्यों करते हैं, बहुत चीज़ें टाने मारने चालू होता है। तो भाई भी घर पे आके कभी रोने लग जाते थे मेरे सामने, बड़े भाई भी आके कभी बोलते थे कि मम्मी पापा को मेरे दोस्त लोग मेरे को इंसल्ट कर रहे मेरे वजह से। सो मेरे बड़े भाई छोटे भाई भी बहुत चीज़ें जितना मैं सहा है, सारे फैमिली वाले भी वो चीज़ें मतलब फेस किया है। और मम्मी पापा को भी बोलते थे बहुत, अंकल आंटी सब लोग, कि क्या है तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या लड़की की तरह कपड़े पहन रहे हैं, ये क्यों बाल रखे, लड़का का बाल कट करो, लड़कों की जैसा रहो, ये वो। लेकिन वो को नहीं पता कि मेरे अंदर क्या बीत रही है। जब आप किसी लड़का को बोलेगा, आप जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको ले रही हूँ, अभी आपको यहाँ लड़की कपड़े पहना के आपको इंटरव्यू लेंगे तो आप लेंगे? नहीं होंगे ना। अगर आपकी माँ को अगर बाल कटवा के बोलेंगे लड़का बन जाओ, नहीं बनेगा ना। तो ये चीज़ें हमारा मेंटली कोई बीमार है नहीं, और ये चीज़ें कोई अंदर से नहीं चाहेगा कि एक लड़का लड़की कपड़े पहन के घूमे और एक लड़की लड़का कपड़ा पहन के घूमे। ये कोई पागल नहीं है, मैं भी पागल नहीं हूँ। अगर वो होती मैं, तभी मैं पागल खाने भी होते। आप लोग के सामने यहाँ बैठ के मैं इंटरव्यू नहीं दे रही होती। Exactly, yes. जी। तो आपने अपना फैमिली के बारे में मैंने नहीं पूछा आपको, आपका फैमिली मेम्बर्स कौन कौन हैं? जी मेरी फैमिली में है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी 2 छोटे भाई हैं और मम्मी हैं, पापा हैं। सो अभी दे आर हैप्पी? बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा तो मेरे को जब भी मैं मुंबई में थी कॉल करती थी, बात करती थी, तो मम्मी पापा ये बोले थे कि तुम हमारे घर का भगवान है। इनफैक्ट आई हैव जस्ट सीन यस्टरडे प्रोग्राम पे आपको देखा, आपका मम्मी पापा को देखा, उन लोगों के जो फेस में जो खुशी था जब स्टेज में आया, तो मैंने देखा दैट चार्म, हैप्पीनेस दैट दे हैड। सो प्राउड पेरेंट्स। एंड आपको जो ब्रेव है, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच। सो या ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके सेक्स कन्वर्जन का बारे है, तो आपने खुद भी रिवील किया वीडियो पे। सो मैं चाहता हूँ आप खुद भी डिटेल्स में थोड़ा ऑडियंस को बोलें। जी क्या होता है ना, ट्रांसजेंडर और ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, गे, बाइसेक्सुअल और ये सब को लोग ये समझते हैं कि ये एक बकवास लोग हैं। ये जो भी LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसको लोग जो आम लड़की लड़का अगर हम बोले तो लोग बोलते हैं कि हम तो आम लड़की लड़का है। जो LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो तो पागल है, वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो कुत्ते से भी ज़्यादा उसको बदतर सलूक किया जाता है। इंसान कुत्ते को भी अपने घर पे बच्चों की तरह पालते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको अपने साथ सुलाते हैं, उसको नहलाते हैं, उसके लिए शैम्पू, उसके लिए हर चीज़ें करके देते हैं। लेकिन जो अगर LGBT कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं बच्चा, अगर उसके घर पे जन्म होते, कोई गे होता है, कोई
ट्रांसजेंडर होता है तो लोग उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसके बाल काटते हैं, उसको पता नहीं उसके ऊपर क्या क्या गालियाँ देते हैं, उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोग को करना नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग, जितने भी एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो कोई पागल नहीं है, वो सब भी आप लोग की ही तरह नॉर्मल इंसान है। अगर हमारा भी हाथ काटेगा तो हमारा भी खून ही निकलेगा। अगर आप हमें गालियाँ देंगे तो हमें भी रोना आएगा, हमें भी गुस्सा आएगा। तो वी ऑल आर इक्वल। एंड जब मेरे को पता चला कि 14 इयर्स, जब 13 इयर्स को मेरा बॉडी चेंजेस होने लगा, जब मेरी फ्रेंड जो लड़कियां थी वो लोग के ब्रेस्ट ग्रो करने लगते हैं, वो लोग को कुछ चीज़ें शरीर पे होता है चेंजेस, और लड़कों का भी मूछें आने लगता है, कुछ चीज़ें चेंजेस होता है। तब मुझे पता चला कि मेरी फ्रेंड का ये सब हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। मेरी फ्रेंड के बाल लंबा है, मेरा भी तो मैंने लंबा रखा है, लेकिन इसकी फेस अलग है, मेरी फेस अलग है, इसकी शरीर ऐसा है, मेरा अलग, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं उस टाइम डिप्रेशन में चली गई थी। एंड तभी मैंने मम्मी पापा से मैंने वही बात करके मैंने घर से निकली। एंड जब घर से निकली, जब मेरा बॉडी चेंजेस के लिए ऐसा तो कोई करेगा नहीं, उसके लिए पैसे बहुत चाहिए था मुझे। एंड उसके लिए मैंने यूपी, बिहार, दिल्ली, पटना, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने बहुत गंदी गंदी चीज़ें देखने को मिला। एंड जैसे ही मेरे पास पैसे कुछ इकट्ठा हो गए थे, मैंने मम्मी को फर्स्ट कॉल किया था, मम्मी मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवानी है। मैं फ्रैंकली बात कर रही हूँ आप लोगों को, तो ताकि आप लोगों को भी थोड़ी नॉलेज हो जाए। मैंने मम्मी को कॉल किए थे एंड मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मेरे को ब्रेस्ट इम्प्लांट करवानी है। तो मम्मी वाज लाइक क्या है ब्रेस्ट इम्प्लांट। तो ऐसा ऐसा, मतलब हम लोग की जो मैं हिंदी बोल रही हूँ उस टाइम मैं नहीं बोलती थी, वहाँ जो हम लोग की हिंदी है अरुणाचल हिंदी में मैंने समझाई थी, सॉरी मैं वो नहीं बोलूँगी, थोड़ा ऑट लगेगा। तो मैंने मम्मी को बोली थी कि ऐसा से करवानी है। तो मम्मी बोले कि इतना पैसा क्या तुम कहाँ से लेके आएगा। मैंने बोला कितना पैसा। मैंने 2 lakhs लगेगा ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए। तो 2 लाख कहाँ से लाएगा तू, ये वो। मम्मी ने मतलब टेंशन आ गई मम्मी को, कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, कल को तेरे को इन्फेक्शन हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तुम कैसे मतलब क्या करोगे, मत कर तुम। मम्मी मेरे को बोला, मम्मी को मैंने बोले कि मम्मी मेरी फ्रेंड लोग भी करवाई हुई है, तो अभी मैं बेली डांसिंग करती हूँ, तो मेरे को शो अप करना होता है, ये सब चीज़ें मेरी प्रोफेशन ही ऐसा है कि मेरे को सब दिखाना होता है। तो मम्मी समझ गई। मम्मी बोला कि ठीक है, पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने बोला कि मेरे पास है, मैंने इकट्ठा कर लिया। मम्मी बोला ठीक है फिर। तो मम्मी ने पापा को नहीं बताया एंड मम्मी ने अपने पास रखा। एंड मम्मी ने उस रात को बहुत रोया हुआ था, बहुत रो रही थी मम्मी, मेरे को नहीं पता था। तो अगले दिन भाई ने मेरे को कॉल करके पूछा कि मम्मी को क्या हो गया, तुमने कुछ बोला क्या। मैंने बोला क्या। तो मम्मी वॉज लाइक, मम्मी बहुत रो रही थी, तुमने कुछ बोला। मैंने बोला कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो मम्मी क्यों रो रही है। तो बाद में मेरे को पता चला इस बात में रो रही है कि मैंने इम्प्लांट करवा रही थी। तो जब मैंने इम्प्लांट करवाया, मम्मी पापा को किसी को कुछ खबर नहीं बताया। इम्प्लांट करने के बाद मैंने बताया मम्मी को कि मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाई है। वो मेरा फर्स्ट सर्जरी थी। उसके बाद जब सेकंड मेरा था, वो आफ्टर मेरे 2 years के बाद मेरी सेक्स रिएसाइनमेंट सर्जरी हुई है। क्योंकि ब्रेस्ट इम्प्लांट मेरे को पहले करवानी थी, क्योंकि मेरा काम पे मेरे को इम्पैक्ट पड़ रहा था। क्योंकि जब मैं शो करती थी, क्योंकि मेरी डांस की वजह से मेरे को काम मिलती थी, और जब लड़कियों को पता चल रहे थे तो जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, जो लोगों को बता देते थे कि ये लड़की नहीं है, ये कुछ और है। जैसे कि लोग गालियों में यूज़ करते हैं कि बोलते कि ये तो छक्का है, ये तो हिजड़ा है, ये गालियों में लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके लोग ऑर्गेनाइज़र को बता देते थे कि ये तो लड़की नहीं है, ये ऐसा ऐसा है। तो इसलिए मुझे ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाना पड़ा। एंड उसके बाद आफ्टर 2 years के बाद मेरी सेक्स रिएसाइनमेंट सर्जरी किया गया है, जिस पे वजाइना क्रिएट करते हैं वो लोग। एंड उसके बाद मेरा फुल बॉडी चेंजेस हो गई हैं। मैंने कभी हार्मोन लिया नहीं। जब लड़कों का क्या होता है, जब सेक्स चेंज कर रहा होता है, उससे पहले वो लोग को हार्मोन दिया जाता है, फीमेल का एस्ट्रोजन, और इंजेक्शन भी दिया जाता है। वो मैंने नहीं लिया क्योंकि उससे रिस्क हो सकता है, उससे आपका ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरली हमारा शरीर पे है नहीं। तो अगर हम कुछ चीज़ें खाएंगे शरीर में, और लीवर जो होता है वो फेल हो सकता है, लीवर में साइड इफ़ेक्ट हो सकता है।
तो डॉक्टर ने भी देने से पहले सब कुछ बोला जाता है कि ऐसा 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 होता है, आपको इंजेक्शन लो चाहे आप फीमेल के हार्मोन लो, आपको साइड इफ़ेक्ट होगा। तो उसी रीज़न कारण से मैंने वो नहीं लिया। मैंने सीधा सेक्स रिएक्शन में सर्जरी करने के बाद मैंने, जब मैं बेहोश थी एंड बेहोश होकर जब मैं उठी, आई वॉज लाइक ऐसे ही, एंड मैंने लगा कि मैं ज़िंदा हूँ। और मैं इतनी रोई इतनी रोई इतनी रोई, मैंने बोला कि मेरी नई जन्म हो गई और ये मैं कहाँ आ गई, यू नो। एंड फर्स्ट टाइम मैंने जब अपने आप को देखा, मैं नहीं आपको बातों से नहीं, आपको लफ्ज़ों से नहीं बता सकती कि मैं कितना खुश थी उस टाइम। आई वॉज लाइक कि मैं न्यू जन्म हो गया और इतना अच्छा, इतना फील हो रही थी मेरे को। एंड उसके बाद में फिर मैंने मम्मी पापा को बताया कि मेरा, मम्मी पापा को मैंने नहीं बताया, मम्मी को बताया। तो मम्मी भी बहुत रोई थी वो कॉलिंग में, एंड मम्मी ने पापा को बताया नहीं। तो बाद में जब मैंने फेसबुक में अपलोड करने लगा कि फीमेल का ये सब चीज़ें, तो लोगों को पता चल ही गया कि हाँ ये लड़की बन गई, ये ऐसे हो गई वैसे हो गई ये वो। तब मम्मी ने फिर मेरे को पूछा आफ्टर 5-6 मंथ्स के बाद कि तुम शादी हो गई क्या। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। मम्मी ने मेरे को पूछा कि शादी हो गया। मैंने बोला क्यों। तो बोलते कि यहाँ सब लोग बोले, फेसबुक में देखा तुम पंजाबी लड़के के साथ शादी हो गए, तो वही तुम्हारा सारा खर्चा होता था। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। मैंने बोला कि यहाँ मैं कितने तकलीफ से रह रही हूँ, मेरे को पता है। और क्या होता है ना, जब हम शो में जाते हैं, कोई बंदा अगर मेरे साथ सेल्फी लेके फ़ोटो अपलोड किया है फेसबुक में, तो वो देख के हमारे वहाँ के लोग बोले कि ये शादी हो गई, किसी और के साथ फ़ोटो में। तो कोई मेरी शादी नहीं हुई है, और जितना भी मेरे ट्रांजेक्शन है, सर्जरी हुई है, सब मैंने अपने आप ही किया है। मम्मी पापा से ही मैंने एक पैसे नहीं लिए हैं और ना ही किसी से लिया है, सब मेरी मेहनत की है, मैंने अपने आप को खुद ही बनाए हैं। ओके, सो आपका ये जो उस समय पे, तो आप जब किया उसको, तो उस समय ओबियसली लोगों का रेस्पॉन्स तो बहुत ख़राब था जी। तो वो समय कैसे गुजरा आपको, जो जब उन लोगों का कमेंट सुना, आप देखा, तो वो सिचुएशन कैसे था आपके लिए? ट्रांजेक्शन से पहले या इसके बाद? ट्रांजेक्शन के बाद। इसके बाद। ओके। मैं फ्रैंकली आप लोगों को बता, ट्रांजेक्शन के बाद किसी को नहीं पता था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, क्योंकि जब मैं शो वगैरह करती थी तो लोगों को लगता था कि लड़की है। और मेरी डिमांड बहुत अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी भी है बहुत। मुंबई में जब जहाँ भी मैं शो में जाती हूँ, तो वहाँ से कोई ना कोई नंबर लेके कहीं ना कहीं शो पे मेरे को बहुत बुलाते। अगर मैं एक शो पे गए तो 4 मेरे को ऑर्गेनाइज़र का नंबर मिल जाते थे, क्योंकि मेरा काम ही वैसा है ना, लोगों को अच्छा लगते थे। तो जब शो करती थी, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आती थी। अब तक शो के बाद लड़कियां बताते थे कि ये लड़की नहीं है, तो ये ट्रांसजेंडर है। तो उसके बाद लोगों का रिएक्शन बहुत गंदा होता था कि मुंबई की लैंग्वेज में बोलूँगी, बोलते कि चूतिया बना रही है, ये मतलब हमें ये पुड्डू बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ये तो लड़की नहीं है, ये वो, ऐसा रिएक्शन आते थे। तो उसके बाद मैंने, चलो ये कुछ सालों तक मैं सहा, कुछ सालों तक मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं ट्रांस हूँ। मैंने छुपा के रखा ये चीज़ें, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर बताऊंगी तो काम नहीं मिलेगा। तो मैं छुपा के, मैं ऐसी विंग गर्ल में मैं चलती रही। एंड जब हद से जब पार हो गया कि लड़कियां हर किसी को बताने लग गए कि ट्रांस है, ये लड़की नहीं है, तो लोग मेरे को गाली देने लगते थे कि ट्रांस है, ये तो ऐसा है वैसा है, बगंडी। तो उसके बाद मैंने डिप्रेशन में भी चले गए थे यार। इतने सारे मैंने सर्जरी करवाई, ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाई, अपने आप को लड़की बना दिया, बट फिर भी लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा क्यों है। मैंने तो अपने आप को ट्रांसजेंडर, अपने आप को किन्नर, अपने आप को छक्का, अपने आप को हिजड़ा सोच के मैंने सर्जरी नहीं करवाई। मैंने अपने आप को लड़की सोच के मैंने सर्जरी करवाई कि मैं लड़की हूँ और मेरे को ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। मेरे को जो लड़की को नीड होती है वो मुझे चाहिए। मैं भी सोचती हूँ कि मेरे भी हस्बैंड हो, मेरे भी बच्चे हो, मेरे भी घर परिवार नॉर्मली चले। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं छक्का हूँ, मैं हिजड़ा हूँ, मैं ये सोचती नहीं हूँ। मैं अपने आप को लड़की ही मानती हूँ। तो सामने वाला क्यों मेरे को जज कर रही है कि ये तो हिजड़ा है, ये छक्का है, ये ट्रांस है, सामने वाला क्यों मेरे को ये सोच रही हूँ। नहीं,
मैं एक लड़की हूँ, मैं एक डांसर हूँ, मैं एक इंसान हूँ। आप जितने भी ट्रांस होते हैं आप उसको इंसान की ही तरह ट्रीट करो। तो ऐसे ही लोग जब ट्रांस बोल रहे तो लोग बहुत गंदे रिस्पॉन्स आते हैं मतलब लोगों का। तो उसके बाद मैंने हार मान चुकी थी। ओह माय गॉड, बस इनफ, बस अब मैं छुपाऊंगी किसी को नहीं। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब चालू किया। अभी तो 1 साल ही हो गया यूट्यूब चालू किया हुआ। और आपका अभी मोर देन 33 सब्सक्राइबर्स है, जी 33,000। जी। तो अभी रिसेंटली मैंने वो किया यही लॉकडाउन में, क्योंकि फिर मम्मी ने भी मेरे को लॉकडाउन में बहुत कॉल करते थे कि डिप्रेशन, मम्मी भी बहुत सोचते थे कि कहीं मैं डिप्रेशन में ना चली जा। अभी रिसेंटली लॉकडाउन में इतना ज़्यादा कांड हुआ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, कितने लोग सुसाइड किया, कितने लोग का घर व ये सब प्रॉब्लम चल रहा था। तो मम्मी मेरे को बार बार कॉल करके पूछते थे कि कैसी है कैसी है। तो उसके बाद मैं सोचा कि चलो यार यूट्यूब भी चालू कर देता है, बना देते हैं मम्मी लोग, ताकि वहाँ बैठ के हर चीज़ें वो लोग को पता चले कि मैं कैसे रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मम्मी लोग को पता चले। गाँव वाले के लिए मैंने यूट्यूब चालू किया था। ऐसे ही आपने नॉर्मली बेसिकली फैमिली वालों के लिए यूट्यूब जी शुरू किया। हाँ, मेरा ये मोटिव नहीं था कि मैंने यूट्यूब से कुछ अर्निंग करनी है या यूट्यूब से मेरे को फेमस होनी है। फेमस तो मैं होना हो तो हो ही जाएगा, काम अगर मैं रियलिटी शो करूँ तो फेमस होना तो हो ही जाएगा। मैं फेमस के लिए मैंने यूट्यूब चालू नहीं किया था। मैंने जस्ट अपने मम्मी पापा के लिए और गांव वाले के लिए सब, क्योंकि कॉल करके मेरे को पूछते थे कि कैसी है, क्या कर रही है वो। और बहुत लोगों का ये डाउट था कि मैं शादी होकर हस्बैंड के साथ होगी। तो यही डाउट क्लियर करने के लिए मैंने हर चीज़ को सोच समझ के मैंने यूट्यूब चालू किया। एंड बहुत कम टाइम में मेरा मोनेटाइज हो गई थी। मे बी 3 मंथ्स में मेरा मोनेटाइज हो गई थी। एंड उसके बाद से ग्रो करने चालू हुआ मेरी चैनल। पता नहीं कैसे ग्रो किया वो मेरे को भी नहीं पता। एंड फिर मम्मी पापा मेरी अभी भी यूट्यूब चैनल देखते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मम्मी पापा अभी थोड़ा वो लोग को अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या काम कर रही है। तो वो लोग को भी थोड़ी सुकून, मेरे को भी सुकून, क्योंकि कॉल जब करके पूछते हैं ना तो मेरे को खुद को टेंशन हो जाती है कि यार मम्मी पापा इतना टेंशन है, यार मैं भी ऐसा कुछ करूँगी उनको पता चले हर चीज़ें और कभी कभी तो मैं कॉल भी नहीं उठा पाती। ओके, सो अभी रैपिड फायर राउंड में आएंगे हम जी। सो रैपिड फायर राउंड में जस्ट आपको थोड़ा जल्द में रिप्लाई देना होगा आपको। जी। ओके, सो हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? 2 दो। करगा विद लेंजिंग। ओके, आप उनको फॉलो करते हो। हु इज़ योर फेवरेट एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड? रणदीप हुडा। ओके, फ्रॉम एक्ट्रेस? एक्ट्रेस आई डोंट नो। एक्ट्रेस कोई पर्टिकुलर नहीं है? हाँ, आई लाइक मलाइका। मलाइका। या ओके, मलाइका अरोरा। सही कहा। ओके, what is your headmost thing? Why? Man. Why? Because I really don't know कि मैं क्यों इतना हेड कर रही हूँ। लेकिन अभी तक जितना भी मेरा फ्रेंड मिला है बंदा, सब धोखेबाज निकला। सो इसलिए धोखेबाज। ओके, लाइक मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, वही मेरे सामने वही बोलने वाला था अभी। तो इसलिए साइड मुझे नहीं पसंद। जैसे कि आपको सामने अभी अच्छे से बात करेंगे जी, तो बाद में कुछ और बोलेंगे। जी। ओके, आई गॉट यू। सो द लास्ट वन, फेवरेट लाइक इंडिया में, लाइक आप इफ़ यू आर सपोज टू टेक एक इंसान का एग्जांपल, लाइक आइडल फ्रॉम इंडिया, इट कैन बी एक्टर, इट कैन बी एनी पॉलिटिशियन, जो भी, किसको मानते हो आप? ओके, फेवरेट इंडिया से कोई भी। आई लाइक, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। मैं सोच के बताना पड़ेगा, क्योंकि फेवरेट मतलब कि मैं उसको आइडल मानती हूँ। ओके, आइडल तो नहीं बोल सकती हूँ, बट आई लाइक नोरा फतेही, क्योंकि हमारा थोड़ा प्रोफेशन भी मिलता है। एंड सी इज़ बेली डांसर एंड वो अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सो वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अभी वो एक सेलिब्रिटी, बहुत फेमस हो गया है।
तो मैं चाहूँगी कि मैं भी अरुणाचल से जर्नी करके मैं भी चाहूँगी कि मैं उसकी तरह थोड़ी फेमस हो जाऊँ। आप फिलहाल अभी तक आप यू आर ए प्राइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप बहुत Oh my दूर तक God. जा चुके हो और हम सभी चाहते हैं कि आप उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचे। या थैंक यू सो मच। या ओके, अब तक का आपका करियर में सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा? ओके, सबसे वर्स्ट ओके, आई वाज इन बिहार। तब मैं ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी मेरी, तब मैं नॉर्मल थी, मतलब कुछ नहीं हुआ था मेरे सर्जरी। एंड तब मैं सो कर रही थी। और अभी बिहार में क्या है ना, स्टेज शो ऐसा कोई गन्ने के पेड़ होते हैं ना, गन्ने मतलब ये शुगर कैन, शुगर कैन होता है पीछे, उसके आगे हल्का सा वहाँ वो लोग स्टेज बनाया जाता है। तो गन्ने की केट के वहाँ वो लोग ने स्टेज बनाया हुआ था। एंड जब मैं वहाँ पे बहुत फेमस वहाँ के सिंगर आए हुए थे, वो नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो वहाँ हमने शो किया हुआ था। एंड वहाँ कम से कम 13 15 16 17 ऐसा कुछ लड़कियाँ थी। और तब हम सब शो कर रहे थे एंड मैं सिंगर, हम लोग सब थे और मैंने डांस किया। तो जैसे मैंने डांस करके बैक ग्रीन रूम है जहाँ मेकअप रूम होते हैं, वहाँ जाके मैं स्वेट हो चुकी थी मेरी, और मैं जस्ट स्वेट को ऐसा टेप कर रही थी आईना लेके। एंड पीछे से सडनली 5-6 लोग आए एंड मेरे को ऐसा पकड़ लिया और ये मुंह बंद कर लिया और उठा के लेके गए। एंड उस टाइम मेरे आगे 4-5 लड़कियां थी, किसी को नहीं उठाया, खाली मुझे, और सारी लड़कियां भाग गई वहाँ से। सो मेरे को नहीं पता था, अगर सीधा आता तो मेरे को समझ आता वो पीछे से आया हुआ था। और मेरे को ऐसा करके मुंह बंद करके, और लंबा बहुत था, सोचो मेरा पैर हवा में था। तो आई वॉज लाइक कि अभी तो मैं तो 2 सेकंड के लिए मेरे दिमाग में ये आया कि अभी तो मैं ख़त्म होने वाली हूँ। एंड मैं अभी मर जाऊँगी, मेरा रेप हो जाएगा, और उसके बाद ये लोग मेरे को मार के कहीं फेंक देगा, मेरी फैमिली को पता नहीं चलेगा। 2 सेकंड के लिए दिमाग में ये आया कि मम्मी पापा का शक्ल याद आ रही थी। एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, अभी क्या होगा मेरे साथ और मैं, उसने ऐसा रखा हुआ था, मैं उसको ऐसा से कर भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो इतना हट्टा कट्ठा, हाथ मेरा बस ऐसे ही हो गया था। तो उसके बाद मैंने क्या होता ना, जब आप गलत नहीं करो तो आपके साथ भी गलत नहीं होंगे। तो रैंडमली क्या हो गया, उसका हाथ अचानक नीचे आ गया, तो मेरा जो दांत है उसका काटा उसने हल्का सा और नीचे कर दिया। तो मैंने इतनी गंदी तरीके से चिल्लाई, चिल्ला के भी मेरे को अफसोस मतलब हो रही थी कि अभी यार मैंने चिल्लाई क्यों, अभी तो आगे तो इतना साउंड बज रहा है, कहाँ सुनेगा मेरी आवाज़। और आप लोगों को पता है भोजपुरी सॉन्ग कैसा होता है, इतना पूरा डीजे डंग 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 ऐसा पूरा चलता है। तो मैंने सोचा कि और ऊपर से इतना फेमस सिंगर भी आया भोजपुरी का, अभी तो वो लोग थोड़ी ना मेरे कुछ आवाज़ सुनने वाली है। तो 2 बार ऐसे चिल्लाई इतनी गंदी तरीके से, बचाओ। एंड सडनली सॉन्ग बंद हो गया और वो लोग सब माइक को फेंक के सब पीछे आ गए सब लोग, और लड़कियों ने भी बताया होगा कि लेके गई है। तो गन्ने की केट है, ठीक यहाँ तक मैं पहुँच गई। आपको उठा के ले गए? जी हाँ, यहाँ तक मैं पहुँच गई, ऐसे ही मैं हवा में थी और 5-6 लोग थे, मैं आंखों से देखती यहाँ 5-6 लोग थे, और वो बंदा मेरे को ऐसे मतलब लेके गए। गन्ने की केट यहाँ, मैं यहाँ थी। एंड यहाँ से अगर मैं थोड़ी लेट हो जाती ना, अगर मेरे को गन्ने की केट अंदर लेके चलते ना, तो मैं मिलती नहीं। तो इतना में पहुँच गए, तो सब लोग वहाँ से दौड़ के आया, और मेरे को सीधा उसने क्या किया, फिर भी नहीं छोड़ा, फिर भी लेके जा रहा है। फिर भी वो सब देख लिया वो बंदे को, उस बंदे ने मेरे को ऐसा करके फेंक दिया, सीधा गन्ने के केट में फेंक दिया, और मैं ऐसे गिर गई गंदे तरीके से, पूरा शरीर मेरा छिल गया। क्योंकि आप लोगों को पता है ना गन्ने के केट के उसका जो वो होता है, लीफ होती है कि हाँ लीफ होती है, वो कितना बहुत तेज होता है, पूरा काट लेता है। तो मेरे को बहुत गंदी तरीके से लगी थी एंड मैंने कांपने लग गई ऐसा। और वो लोग ने सब, बाउंसर थे 2-3, सब उसके पीछे चले गए, उसके पीछा क्या मिला नहीं। अभी गन्ने की केट में आधी रात के 2 बजे कौन मिलेगा बताओ। तो
वो लोग भाग गए तो मैं हाथ कांपने लग गए, ऐसा मैं रोना चालू हो गई, मैं पैर कांपने लग गई मैं। तब मेरे को एहसास हुआ, तब मेरे को फ़ील आया कि जब किसी बंदी के साथ रेप होता है, किसी छोटी बच्ची के साथ रेप होता है, तो उसका फ़ील क्या होता है, उसके ऊपर क्या बीतती है, उसकी वो क्या क्या सोचने लगती है, वो कितना गंदे दौर से गुजरती है। तब मेरे को फ़ील हुआ। एंड मैं आप सबसे हाथ जोड़ के वो करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी कभी भी रिस्क लेके कहीं शो पे मत जाओ, एंड कभी भी रिस्क लेके इधर उधर मत जाओ। आज के टाइम में जितना टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है उतना लोग गंदे होते जा रहे हैं। सो मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगी, बी सेफ एंड प्लीज़ अपने माँ बाप की बातें सुनो। पड़ोसी तो बहुत बातें बोलेंगे, लेकिन फैमिली के अलावा आपको इस दुनिया में कोई नहीं समझने वाला है। सो दूसरों का कम सुनो, अपनों का ज़्यादा सुनो। एंड मेरी तरह प्लीज़ आप लोग केयरलेस मत करो। अगर मेरे जगह वहाँ अगर कुछ टाइम अगर थोड़ा लेट होता तो मैं तो ख़त्म थी, मैं तो सीधा ऊपर होती। वो इंसिडेंट कब, कौन सा साल को हुआ? वो हुआ था 2016 में। 16। तो अभी कौन सा साल को आपने रिवील किया? वो अभी रिवील मैंने रिसेंटली मैंने जब यूट्यूब चैनल चालू किए थे तभी मैंने अपना वो वीडियो भी अपलोड किया गया था। तो एनी लाइक कुछ वहाँ के लोग, बिहार के लोग से कुछ रेस्पॉन्स कोई कुछ था? रिस्पॉन्स तो कुछ नहीं, इतना वो आया नहीं। जिसको पता है बिहार में, जो मेरी फ्रेंड वहाँ बनी है या बना है बंदा, और वो लोग ने मेरे को ये बोला कि आप हमें क्यों नहीं पता है, आप हमारे प्रोग्राम में क्यों नहीं आया। मेरे ही गलती है क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि उस टाइम एक्चुअली मैं मेरे को नहीं पता था कि मेरे को किसके शो पे जाना है, कहाँ सेफ्टी है, क्या है। मेरे को बस ये फोकस है कि मेरे को पैसे कमाना है, मेरे अपने शरीर को ठीक करना है। यस। सो जो भी लाइक देयर पीपल, जो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, आप लोग भी लाइक ऐसे गलती ना करें, सोच समझ के मीन्स पूरा आप लोग सिक्योर होके जान के तभी आप लोग जाए। सो फाइनली हम लोग अंत पे आ चुके हैं। सो इससे पहले मैं एक दो सवाल करना चाहता हूँ आपको। सो लाइक बाहर पे ऑब्वियसली आपने हमारे यहाँ पे और वहाँ के लोग अलग है, तो वहाँ में आपने जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फेस किए, क्या होगा आपने? जी। तो वो कैसे आपने इसको अपनाया या फेस किया? जी, डिस्क्रिमिनेशन और जो हमारी अरुणाचल को ही नहीं, नागालैंड को ही नहीं, मेघालय को ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाहर भेदभाव किया जाता है। जब भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग अगर आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, जैसे कि कलकत्ता गए या मुंबई गए, दिल्ली गई, चंडीगढ़ गई, कहीं भी, तो वहाँ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जो भी अगर आंखें छोटी है तो उसको बहुत फेस करना पड़ता है। जो भी अगर गोरी चिट्टी है, जिसकी आंखें छोटी है, अभी जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग थोड़ी बहुत चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन की तरह दिखती है, और हम लोग वही कल्चर को मैं भी अपनाता है। वो लोग की तरह ही हम लोग बाल कलर करते हैं, वो लोग की तरह ही हम लोग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो लुक को लेके बाहर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि मैंने जो फेस किया मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने 2 चीज़ें बहुत फेस किया है। पहला चीज़ जो है कि मेरा जेंडर को लेके, एंड दूसरी चीज़ें क्या है, मेरा जो लुक को लेके। तो पहला तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भेदभाव बहुत होती है, दोनों में ही होती है। डिस्क्रिमिनेशन को भी मतलब लुक को भी लेके डिस्क्रिमिनेशन होती है, एंड मेरी जेंडर को भी लेके होती है। जेंडर को लेके काम पे होती है कि ये तो लड़की नहीं है, लड़का है, ये तो छक्का है, ये तो हिजरा, इसको काम मत दो। पहली बात तो ये है, और उसी रीज़न कारण से मेरे को रात को 3 बजे भी घर से मतलब निकाला गया था। ये पहली बात, पहला हाँ जी, पहला भेदभाव ये है। एंड दूसरी क्या है, लुक को लेके ये है कि ये तो चाइनीज़ है, ये चाउमीन मोमो है। जब रास्ते में हम चलते हैं तो लोग बोलने लग जाते हैं आपस में, सहेलियाँ होते हैं, देखते हंसते ही देख वहाँ पे कौन जा रही है, देख वहाँ पे चाउमीन मोमो जा रही है, देखो उसकी आंखें कहाँ हैं, मतलब हाइट नहीं है, मतलब ऐसा वैसा बहुत चीज़ें फेस करने को मिलता है बाहर। और अभी जैसे कि जो स्टडी करने जाते हैं अरुणाचल से बाहर, जैसे कि बहुत लोग मैंने सुना है चंडीगढ़ और दिल्ली में जाते हैं
यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए। तो आई थिंक वहाँ जो जो रहता है वो लोग को पता चलेगा। लुक को लेके एंड लैंग्वेज को लेके बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है। हिंदी जब बोलते तो मजाक उड़ाते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कभी भी किसी का जात पात को लेके आप मत करो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो, क्योंकि हमारी अरुणाचल में भी नहीं किया जाता है। क्योंकि हमारी अरुणाचल पे भी बहुत सारे आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से आके काम करते हैं। बहुत लोग शॉप चलाता है, अपना दुकान खोल के रखा है, कपड़े का शॉप, मैकेनिक, बहुत सारे। तो हम सब भी यहाँ नॉर्मली ही रहते हैं उसके साथ। तो अगर हमारी नॉर्थ ईस्ट से जो बाहर जाते हैं तो उसको भी प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिमिनेशन मत करिएगा एंड लुक को लेके कभी भी जज मत कीजिएगा। हमेशा जस्ट अगर वो बंदा अगर पर्सन गंदा काम कर रहा है या किसी को धोखा दिया, किसी का चोरी किया, तब आप उसका करो, वहाँ वो चीज़ें तो सब में चलता है। लेकिन ऐसे ही बेफिजूल में लुक को लेके मत करो। अभी आप लोग काले हो, है ना, कोई कोई काले होता है, तो अभी हम लोग यहाँ तो उसको ये नहीं बोल रहे ना कि नेगरू की तरह है, काला बंदर, काला पत्थर। उसको तो हम लोग रास्ते में चलने के टाइम तो ये तो हम लोग उसको इंसल्ट करते नहीं है। हम लोग सीधा बोले अच्छा ठीक है, कोई ना। सबकी अपनी अपनी लुक होती है जी। लुक एक सेकंड, सबकी अपनी अपनी लुक होती है। पंजाबी लोगों का लुक अलग होती है, पगड़ी पहनते हैं। मुस्लिम लोगों का लुक अलग होती है, वो लोग आपको पता है। हिंदू लोगों की लुक अलग होती है, और क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सबकी अपनी अपनी लुक अलग होती है, कल्चर अलग होती है, और सब अपने कल्चर को बहुत मानते हैं। तो मैं ये आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी का कल्चर और लुक को लेके आप प्लीज़ उसको जज मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। हम सब इंसान हैं, हम सब इस दुनिया में हैं, जी रहा है, तो प्लीज़ जियो और जीने दो। गंदे चीज़ें, गंदे जजमेंट लोगों का मत करो। सो थैंक यू। मेरे पास एक गुड मैसेज यहाँ पे जो भी देख रहा है, लाइक हमारे प्रदेश में, लाइक जो अरुणाचल प्रदेश, नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, हर सारे यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, जितने भी स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट पे, बाहर से लोग आते हैं, काम करते हैं, बैठते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी रेशियल को लेके, लुक्स को लेके, कास्ट को लेके हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते हैं। हम लोग एक से भाईचारा, एक जो भी काम करते हैं, वी रेस्पेक्ट ईच अदर। सो लेकिन हम वहाँ बाहर जाते हैं तो हमें किया जाता है बहुत, ऐसे क्यों? तो हम इस टॉक शो के द्वारा, इफ़ एनीवन इज़ वाचिंग फ्रॉम आउट, आप लोग ये अवेयरनेस आप लोग भी ये अपने दोस्तों को, अपने मीन्स भाई लोग को, आप खुद एग्जांपल हो के ऐसा ना कीजिए। सो ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, लाइक जैसे कि आप, मैं चाहता हूँ ट्रांसजेंडर, जो कि देयर आर मैनी पीपल हु आर बोर्न होता है ऐसे ही, बट वो लोग ओपन अप होने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि सोसाइटी, जो फैमिली को देख के वो लोग ओपन अप नहीं हो सकता है। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी, हमारा जितने भी LGBT कम्युनिटी से होती है, ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो गे हो, चाहे लेस्बियन हो, चाहे वो बायोसेक्सुअल हो, तो ये चीज़ को लेके लोग बहुत दबा के रखते हैं। क्यों दबा के रखते हैं उसके रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये हमारा फैमिली ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरा बेटा लड़कियों की तरह क्यों काम कर रहा है, लड़कियों की तरह क्यों कर रहे हैं, काम क्यों कर रहा है। अगर कोई लड़का अगर बर्तन भी धो रहा है तो उसको बोलते हैं कि बर्तन क्यों धो रहे, तुम लड़का है ना, लड़कों की तरह रहो, बहन कर देगा ना। तो ये चीज़ें फैमिली से ही अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलते हैं, तो इसलिए बच्चे लोग अपनी मम्मी पापा को बोलने के लिए डरते हैं। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले तो माँ और पिताजी ये बात को समझें कि आपके आपके बच्चे कैसे हैं, आपके बच्चे के नेचर कैसा है, आपके बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर ही काली नहीं, बच्चे अगर उसको म्यूज़िक में पसंद है तो आप उसको प्लीज़ म्यूज़िक में उसको थोड़ी कॉन्सेंट्रेट करने के लिए विद एजुकेशन के साथ आप इसको सपोर्ट कीजिए। अगर उसको स्पोर्ट में पसंद है तो स्पोर्ट विद एजुकेशन के साथ उसको आगे लेके जाइए। अगर जो बच्चा जिस फील्ड में आप उसका अच्छा लग रहा है, ठीक है, एक्टिंग में बोलो, डांसिंग में बोलो, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो वो चीज़ को आप लेके अगर अपने बच्चे को एजुकेशन के साथ आप साथ में लेके चलोगे, तो मैं लिख के ले सकती हूँ हमारी अरुणाचल बहुत जल्द कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और यही रीजन कारण से अगर उसके, चलो ट्रांस नहीं, कि नॉर्मल बच्चे भी अगर मम्मी पापा को बोलते हैं ना कि मेरे को डांसिंग पसंद है, डांस नहीं करना, तेरे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए तो पढ़, तेरे को सिंगिंग नहीं करना, तेरे को पुलिस बनना, पुलिस के लिए कर। तो माँ पिताजी अपने बच्चों को समझते नहीं। ऐसा हो कि हमारी अरुणाचल पे आई थिंक मुझे लगता है 100 से
90% जो बच्चे होता है वो बहुत साई फील होते हैं, बहुत शर्म आती है उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों के सामने बात रखने का, क्योंकि वो अपने माँ पिताजी के सामने बात नहीं रख सके तो लोगों के सामने क्या रखेगा। तो अगर माँ पिताजी अपने बच्चों के साथ फ्रैंक रहेगा तो बच्चे अपनी हर बातें शेयर करेगा कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अपने माँ पिताजी भी अपने बच्चे को उतना सपोर्ट करना चाहिए जितना बच्चे चाहते हैं। हाँ, गलत चीज़ें तो मैं खुद बोलूँगी कि नहीं। एंड ट्रांसजेंडर के भी यही प्रॉब्लम होते हैं, अगर क्योंकि ट्रांसजेंडर बच्चे को बचपन से ही बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगर बच्चे को बारबी पसंद है तो बोलते हैं कि तू बारबी का क्या करोगे, तू पिस्तौल ले ले, तू रिवॉल्वर ले ले। और उसको टेडी पसंद है, टेडी तो लड़कियों का है, तो ये ले ले, वो ले ले, यू नो। और छोटे बच्चों का उसका क्या कसूर है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि उसको बारबी क्यों पसंद है। अब इतने छोटे बच्चे हैं, जिसका 5-6 साल के बच्चे हैं, उसको अकल ही नहीं है उसको क्या पसंद है, क्या खाना है, क्या पीना है, उसको पता ही नहीं है कि उसको ये बारबी डॉल क्या है। उसको बस ये पता है कि वाह ये एक लड़की है, इसके बाल हैं, मेरे को इसका बाल पसंद है, मुझे इसका कपड़े पसंद है। बच्चे को बस यही पसंद है, इसलिए वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होता है। तो माँ पिताजी वो चीज़ें समझे अपने बच्चे का कि उसके बच्चे को क्या पसंद है, क्या फील्ड में उसको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप माँ पिताजी अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो पड़ोसी वाले तो आपको भी नीचे गिराने के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं आज के टाइम में। अपने भाई अपने कुछ नहीं होता तो फिर क्या हम बोल सकते हैं, है ना। तो मैं बस यही चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को समझे और उसको सपोर्ट कीजिए। साथ में आके अगर आपने बच्चों को जन्म दिया ही है, इस दुनिया में लेके आया ही है, तो कुछ तो सोच समझ के लेके आए होंगे ना। क्योंकि लोग कुत्ते को भी इतने प्यार से पालते हैं बच्चों की तरह घर पे, तो अपने बच्चों को भी तो पाल ही सकते हैं। अगर आपको बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकता, प्लीज़ बच्चा मत कीजिए। अनाथ आश्रम में बहुत सारे बच्चे उसको लेके पालना बस। ओके, आपके साथ बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। वी आर सो एनकरेज एंड मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो ऑडियंस है वो भी देख के बहुत एनकरेज होंगे। सो वी डोंट हैव एनीथिंग टू गिव, ज़्यादा कुछ देने के लिए नहीं है, बट एक टाइसन टॉक शो की ओर से एक छोटा सा आपको टोकन ऑफ लव है। ओके, थैंक यू। आपको ये देना चाहता हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं एक सेल्फी लेना चाहता हूँ आपको, स्पेशली मेरे मम्मी के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये फोटो मेरे को भेज देना जरूर। सो दिस वाज द एपिसोड विद बेला देरा तामिन। सो ये एपिसोड यहीं पे रखूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस एपिसोड। ऐसे ही हम लोग और कुछ अच्छे एपिसोड के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।